कहते हैं इतिहास वो लोग बनाते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है, एक ऐसा इंसान जो गुलामी की अंधेरी गलियों से निकलकर हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे तख्त तक जा पहुंचा। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा इसकी शुरुआत नहीं बल्कि इसका अंत है। सोचिए, एक ऐसा सुल्तान जिसने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती, उसकी मौत किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि घोड़े पर बैठकर खेले जाने वाले एक खेल में हो गई। वो खेल था चौगान, जिसे आज हम पोलो के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि साल 1210 में लाहौर में एक मैच चल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घोड़े से गिर पड़ा और घोड़े की काठी का जो नुकीला सिरा होता है वो सीधा उसके सीने में जा धंसा और बस वहीं पे उसकी मौत हो गई। तो चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की इस असाधारण जिंदगी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि वो गुलामी से हुकूमत तक कैसे पहुंचा, गौरी साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, दिल्ली की दहलीज पर क्या हुआ, फिर बात करेंगे एक नए सल्तनत के जन्म की, ऐबक की विरासत की, और आखिर में जानेंगे कि इतिहास उसके बारे में क्या फैसला सुनाता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, उसकी उस यात्रा से जो गुलामी से शुरू होकर हुकूमत तक पहुंची। उसका जन्म हुआ था मध्य एशिया के एक तुर्क परिवार में। लेकिन किस्मत देखिए, बचपन में ही उसे निशापुर के एक बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया गया। उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि ये बच्चा एक दिन एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखेगा जो आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करेगा। यहाँ किस्मत ने थोड़ा साथ दिया। उसे जिस काजी ने खरीदा उसने लड़के की काबिलियत को पहचान लिया और उसे अच्छी तालीम दी, साथ ही जंग के तौर तरीके भी सिखाए। खैर, काजी की मौत के बाद उसे एक बार फिर बेचा गया, लेकिन इस बार उसका खरीदार था गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद ऑफ गौर, और यहीं से उसकी तकदीर का पन्ना पलटने वाला था। ऐबक की कहानी जिस दौर में शक्ल ले रही थी वो 12वीं सदी का दौर था। एक ऐसा वक्त जब मध्य एशिया से लेकर भारत तक सत्ता के लिए जबरदस्त खींचतान चल रही थी और गौरी साम्राज्य अपने पैर पसार रहा था। मोहम्मद ऑफ गौर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसका साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था और उसकी नजरें थीं हिंदुस्तान की दौलत और जमीन पर। अब इस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए उसे भरोसेमंद और काबिल लोगों की जरूरत तो पड़नी ही थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक में सुल्तान को वो सारी खूबियां नजर आईं। अपनी कमाल की फौजी सूझबूझ और पक्की वफादारी के दम पर ऐबक देखते ही देखते गौरी सेना में एक मामूली गुलाम से एक खास सिपहसालार बन गया। अब हम पहुंचते हैं दिल्ली के दहलीज पर। यहाँ ऐबक ने भारत में गौरियों की जीत में इतना अहम किरदार निभाया कि उसी ने आगे चलकर उसके अपने राज की जमीन तैयार कर दी। उसका ये सफर वाकई कमाल का था। एक गुलाम सैनिक से शुरुआत, फिर सुल्तान का सबसे भरोसेमंद कमांडर बना, उसके बाद भारत में जीते हुए सारे इलाकों का गवर्नर बना, और आखिर में जब उसका मालिक नहीं रहा तो वो खुद एक आजाद सुल्तान बन गया। उसकी फौजी कामयाबियां जबरदस्त थीं। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, उसमें ऐबक का बड़ा हाथ था। उसी के बाद दिल्ली पर कब्जा हुआ और ये सिलसिला रुका नहीं। उसने मेरठ, ग्वालियर, कन्नौज जैसे कई बड़े इलाकों को गौरी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। साल था 1206। गौरी साम्राज्य में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया और ऐबक को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। हुआ ये कि मोहम्मद ऑफ गौर की अचानक मौत हो गई। अब सवाल ये था कि भारत में जो इतने बड़े इलाके जीते गए हैं उनका क्या होगा। मध्य एशिया में बैठे गौरी सल्तनत के दूसरे दावेदार इन पर अपना हक जताने लगे। ऐबक के लिए ये एक मुश्किल घड़ी थी और यहाँ ऐबक ने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उसने गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दूस के मातहत काम करने से साफ इनकार कर दिया। उसने तय किया कि वो मध्य एशिया की राजनीति से खुद को अलग करेगा और भारत की जमीन पर एक आज़ाद सल्तनत कायम करेगा, और यही उसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम माना जाता है। इसी फैसले के साथ उसने भारत में मामलुक यानी गुलाम वंश की नींव रखी। यह उस जमाने की एक अनोखी व्यवस्था थी जिसमें काबिल गुलामों को फौजी ट्रेनिंग देकर बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचाया जाता था, और ऐबक वो तो खुद इसकी सबसे बड़ी मिसाल था। ऐबक का राज एक सुल्तान के तौर पर बस 4 साल ही चला, 1206 से 1210 तक। लेकिन इतने कम वक्त में भी उसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। उसकी सबसे बड़ी देन है वास्तुकला। उसने दिल्ली में अपनी जीत की याद में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया और भारत की शुरुआती मस्जिदों में से एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी उसी ने बनवाई। लेकिन ऐबक सिर्फ एक जंग जीतने वाला योद्धा नहीं था। उसने एक अच्छे शासन और इंसाफ के निज़ाम की भी बुनियाद रखी। इसके अलावा वो अपनी दरियादिली के लिए इतना मशहूर था कि लोगों ने उसे लाख बख्श का नाम दे दिया,
यानी लाखों का दान देने वाला। और सोचकर हैरानी होती है कि ये सब कुछ करने के लिए एक आजाद सुल्तान के तौर पर उसे सिर्फ 4 साल मिले। जी हाँ, 1210 में चौगान खेलते हुए उसकी अचानक मौत ने उसके दौर पर एक तरह से पर्दा डाल दिया। तो सवाल ये है कि भारत के इतिहास के बड़े पन्नों में कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ रखा जाए? देखिए, ऐबक की सबसे बड़ी भूमिका एक पुल की तरह थी। वो गौरी साम्राज्य की फौजी जीत और दिल्ली सल्तनत की एक आज़ाद हुकूमत के बीच का पुल था। उसी ने वो मजबूत नींव रखी जिस पर आने वाली कई सदियों तक सल्तनत की इमारत खड़ी रही। आखिर में एक सवाल, क्या एक गुलाम का सुल्तान बन जाना सिर्फ किस्मत का खेल था, या ये उसकी अपनी काबिलियत, उसकी महत्वाकांक्षा और शायद इतिहास की एक ज़रूरत का नतीजा था? इस पर सोचिएगा ज़रूर।